Welcome to our Kike's Education Chapter 1 Arrivals of Europeans in India. Before that, please subscribe Kike's Education and also like and share it. We have learnt in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. हम ये पिछली कक्षा में देख चुके हैं कि हमारा जो देश था वो पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण देश था बहुत साल पहले। और कंट्री वॉज डिस्टिंग इन द होल वर्ल्ड। हमारा जो देश था वो पूरे विश्व में सबसे अलग था। द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज़ वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। और देश दुनिया के जो तमाम लोग थे वो हमारी समृद्धि और हमारी सभ्यता को देखकर प्रभावित हुआ करते थे। मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू एंटर इन टू ट्रेड विथ आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट। और देश दुनिया के जो तमाम लोग थे वो हमारे देश के साथ व्यापार करने के लिए और उसमें से धन कमाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज कैम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश दुनिया के जो तमाम लोग थे वो भारत के साथ व्यापार करने में काफ़ी उत्सुक थे। इसीलिए वो लोग व्यापार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों के जो व्यापारी थे वो ज़मीनी रास्ते से वायव्य दिशा से भारत आए। फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट। बहुत सालों तक जो अरब व्यापारी थे उन्होंने ज़मीनी रास्ते द्वारा भारत के साथ व्यापार किया। बट अ सिचुएशन चेंज, ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप। लेकिन जैसे परिस्थिति बदली, जो व्यापार था जो ज़मीनी रास्ते से हो रहा था वो बंद हो गया। कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़ लाइक सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मुस्लिम, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस इटीसी इंक्रीज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज़। और उसी के परिणाम स्वरूप भारत की चीज़ वस्तुओं की मांग, जैसे कि सिल्क यानी रेशम, कॉटन क्लोथेस यानी कि सूती कपड़े, मुस्लिम, मरमर, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और स्पाइसेस मसाला इत्यादि की जो मांग थी वो यूरोपीय देशों में काफ़ी बढ़ गई। टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन, और इसी परिस्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट ऑफ इंडिया। बहुत सारे यूरोप के देश ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता खोजना शुरू कर दिया। Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started search of sea route to come to India। और उसी के परिणाम स्वरूप कुछ साहसी तैराक जो थे यूरोप के और दूसरे अलग देशों के, उन्होंने भारत तक पहुंचने के लिए, भारत तक आने के लिए समुद्री रास्तों को खोजना शुरू किया। क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्हीं सब साहसी तैराकों में एक नाम क्रिस्टोफर कोलंबस का भी आता है। आइए क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में जानें। Columbus, an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out of the find the sea route to India। कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर, एक खोजकर्ता था जो बहुत ही हिम्मतवान तैराक था, जिसने भारत को खोजने के लिए, भारत तक पहुंचने के लिए जो समुद्री रास्ता था उसे खोजने का साहसी कदम उठाया। ही थॉट दैट वन कैन गो टू द ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो। उसने सोचा कि अगर हमें ईस्ट पूर्व दिशा में जाना है तो हम पश्चिम दिशा से होकर भी पूर्व तक पहुंच सकते हैं। वाई डिड ही बिलीव सो? उसने ऐसा क्यों सोचा? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या सोचा होगा, आपको क्या लगता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि ईस्ट तक पहुंचने के लिए वेस्ट का रास्ता, वेस्ट से जाया जा सकता है, पश्चिम से होकर के दक्षिण दिशा से होकर भी ईस्ट तक पहुंचा जा सकता है। मेरे हिसाब से क्रिस्टोफर कोलंबस ने ऐसा सोचा होगा। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया। कोलंबस ने इंडिया को खोजने की अपनी यात्रा प्रारंभ की एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका, और आकस्मिक रूप से वो अमेरिका पहुंच गया। as long as he lived, जब तक वो जीवित रहा, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India। वो जब तक वो जीवित रहा तब तक उसे यही गलतफहमी थी कि उसने भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज लिया है। हैंस इवन टुडे द नेटिव्स ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस। और इसी की वजह से आज तक अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन्हें रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। एंड द आइलैंड ग्रुप इन द कैरेबियन इज नोन एज वेस्ट इंडीज़।
और कैरेबियन का जो द्वीप समूह है उसे आज भी वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। वास्को द गामा, a native of Portugal, discovered the sea route to India. वास्को द गामा जो पुर्तगाल का मूल निवासी था, उसने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता खोज निकाला। ही एनसर्कल्ड द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका। उसने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप को एनसर्कल किया, घेरा बनाया, उसे वहाँ घेराबंदी की। एंड रिच द पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशियन। और उसके बाद इंडियन ओशियन, हिंद महासागर को क्रॉस करने के बाद, उसे पार करने के बाद 22 मई 1498 को कालीकट के किले पर पहुंचा। देन द रूलिंग किंग ऑफ कालीकट ज़ैमोरिन गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू ट्रेड। और उसके बाद वहाँ जो शासक थे कालीकट के, ज़ैमोरिन नाम था उनका, उन्होंने पुर्तगालियों को व्यापार करने की आज्ञा दे दी। द पोर्टुगीज इस्टेब्लिश अ फोर्ट इन कालीकट फॉर ट्रेड इन 1500 CE। और पुर्तगालियों ने अपना व्यापार करने के लिए कालीकट में अपना एक किला बनाया 1500 में। दे फोर्टिफाइड इट, उन्होंने उसे और मजबूत बनाया, वहाँ पे उनके काम को और दृढ़ बनाया। एंड अपॉइंटेड अ कमांडर इन चीफ नेमली अल-बुकरक्यू। और उन्होंने अल-बुकरक्यू नामक एक कमांडर को, एक मुख्य सेनापति को वहाँ पर नियुक्त किया टू सेफगार्ड द फोर्ट, ताकि वो उस किले की सुरक्षा कर सकें। मूविंग नॉर्थवर्ड, उत्तर की तरफ बढ़ते हुए अल-बुकरक्यू कंक्यूर्ड गोवा इन 1506। अल-बुकरक्यू ने गोवा को 1506 में जीत लिया। विद इन अ स्पेन ऑफ 100 years, 100 साल के समय अंतराल में ही द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका। पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई और लंका के जो द्वीप थे उन पर अपना अधिकार जमा लिया। एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल। इन द बिगनिंग ऑफ 17th century, द पोर्टुगीज एक्सपांडेड देयर ट्रेड टू बंगाल। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार बंगाल तक विस्तृत कर दिया। एट दिस टाइम द मुग़ल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। और इस समय दरमियान में जो मुग़ल बादशाह थे शाहजहाँ, वो पूरे भारत का संचालन दिल्ली से किया करते थे। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेंट टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ पोर्टुगीज। बंगाल के सूबेदार ने शाहजहाँ को शिकायत लगाई पुर्तगालियों के व्यवहार के विषय में। दस द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डिमोलाइज्ड एंड द शिप वर बर्न्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ एम्पेरर। और उसी की वजह से पुर्तगालियों का जो हुगली का किला था उसे मिट्टी में मिला दिया गया और वहाँ उनके जो जहाज़ थे उन्हें जला दिया गया। इन दिस वे द पुर्तगीज रूल केम टू एंड। और इस प्रकार से पुर्तगालियों के शासन का अंत हुआ। विद द एक्सेप्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। पर इसके बावजूद भी दीव, दमन और गोवा में उसका शासन बना रहा। द डच। आफ्टर 100 years ऑफ अराइवल ऑफ पोर्तुगीज, 100 साल के पुर्तगालियों के आने के बाद, एट द एंड ऑफ द 16th century, 16वीं शताब्दी के अंत में, द डच ऑफ हॉलैंड केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। हॉलैंड निवासी डच भारत में व्यापार करने के लिए आए। इनिशियली दे इस्टेब्लिश फोर्ट एट पुलिकट एंड मद्रास। शुरुआत में उन्होंने उनके किले पुलिकट और मद्रास में स्थापित किए। दे ऑल्सो इस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर ऑफ 1663। उन्होंने आगरा में भी अपने किले स्थापित, व्यापारिक केंद्र स्थापित किए 1663 में। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। और इसी समय दरमियान में जो ब्रिटिश थे वो भी भारत में आ चुके थे। द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो डच थे वो ब्रिटिश के सामने स्पर्धा में खड़े नहीं हो रह सके। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE, क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो इंग्लैंड की महारानी थी। उनके शासनकाल के दरमियान वर्ष 1600 में
द ब्रिटिश इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट्स हु वांट टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया। ये कंपनी उन लोगों से संबंधित थी जो लोग व्यापारी भारत के साथ व्यापार करके अपनी समृद्धि बढ़ाना चाहते थे। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन द इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर ऑफ 1608 CE। प्रथम ब्रिटिश जहाज़ जो है वो भारत में 1608 में सूरत के किले पर पहुंचा। कैप्टन W. हॉकिंस, द कैप्टन ऑफ द शिप, वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। कैप्टन W. हॉकिंस जो थे वो उस जहाज़ के कैप्टन थे और वही सबसे पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने अपना पाँव भारत में स्थापित किया। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। वो जहांगीर से तो मिले लेकिन उनसे व्यापार करने के लिए जो परमिशन चाहिए थी, जो आज्ञा प्राप्त करने के लिए वो गए थे, वो उन्हें नहीं मिला। देयर आफ्टर सर थॉमस राव, उसके बाद सर थॉमस राव अराइव्ड इन इंडिया हु एक्वायर्ड द परमिशन टू स्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। थॉमस राव जो भारत में आए, उन्होंने सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। लेटर दिल्ली वेंट इन टू द हैंड ऑफ शाहजहाँ। बाद में जो दिल्ली थी वो जहांगीर के पास से शाहजहाँ के हाथों में चली गई। शाहजहाँ गेव परमिशन टू ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। और फिर शाहजहाँ ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना व्यापार केंद्र स्थापित करने की आज्ञा दे दी। द फ्रेंच एस्टेब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईयर 1664 CE। फ्रेंच ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी 1664 में स्थापित की। दे एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां सूरत, मछलीपट्टनम और पुडुचेरी में स्थापित की। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। इस कंपनी का जो मुख्य इंसान था वो था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, हु हैड द डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया, जिसकी तीव्र इच्छा थी कि वो यूरोपियन शासन भारत में लेकर आए। दस द फ्रेंच एंड ब्रिटिश स्टूड इन कंपटीशन अगेंस्ट ईच अदर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी। और इसी की वजह से फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों के बीच में बहुत ही तीव्र, बहुत ही घमासान स्पर्धा हुई, और ताकि वो सबसे मजबूत यूरोपियन कंपनी के रूप में सामने आए। There were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as winner। अनगिनत विवादों और लड़ाइयों के बाद अंततः ब्रिटिश जो है वो विजेता के रूप में उभरी। However, the French retained their control over the trading center of पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। जबकि फ्रेंच को उसका अधिकार जो था उनके ट्रेडिंग सेंटर, व्यापारिक केंद्र पुडुचेरी, माहे और चंद्रनगर पर प्राप्त हुआ। अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा हो तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे किकेस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।